नमस्कार। आज फिर हम यहाँ आपके साथ बातचीत करने पर बंगाल की राजनीति अब कहाँ पहुँच रही है, और आज ये बातचीत और अहम है क्योंकि 10 तारीख की उस चोट के बाद जिसको ममता बनर्जी ने जब मुख्यमंत्री बंगाल की हैं, हम उनका पूरे दिन साथ उसको कवरेज को करते रहे, लेकिन उसके बाद जब वो पहुंचती हैं बिरुलिया बाज़ार की उस घटना सबको याद होगी, मुझे लगता है उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने दुष्कृति करार दिया उसको। और उसके बाद आज तक का सफ़र कितना लंबा हुआ, कितना पानी हुगली में बह गया और यहाँ की राजनीति कितना आगे बढ़ गई, इस पर बातचीत करेंगे आपके साथ। और मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास हैं जो यहाँ बिल्कुल मौजूद हैं। यहाँ इसमें ममता बनर्जी की इन सभाओं को भी कवर कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जो बॉर्डर टाउन्स की हकीकत है वो पूरे सब लोगों के सामने रखी थी। तो आज मैं शुरू करता हूँ इस बात से कि ममता बनर्जी पहुँची हैं, और अगर हम उस सबसे पहली रैली की बात करें जो आज उन्होंने की, वो चंडीपुर विधानसभा में की। चंडीपुर में टीएमसी से यहाँ एक जो टॉलीवुड है उसके स्टार लड़ रहे हैं और वो स्टार वहाँ मौजूद थे और भीड़ वहाँ दिखाई दी। भीड़ वहाँ थी, भीड़ अच्छी भीड़ थी, उसको हमको कहना चाहिए कि उस रैली के लिए ममता बनर्जी यकीनन उन्होंने संतोष व्यक्त किया होगा। हालांकि जिस तरह की भीड़ आपको हम लोग प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ते हैं तो उस तरह की भीड़ वो नहीं होती है, क्योंकि ममता बनर्जी इस समय अकेले दम पर 3-3, 4-4 विधानसभाएं कवर करती हुई जा रही हैं। लेकिन आज की जो सबसे अहम सभा थी वो नंदीग्राम में सबसे पहली सभा हम उसको कहेंगे 10 तारीख के बाद की, उसी शिव मंदिर के मेला ग्राउंड में थी, जिस शिव मंदिर पर नॉमिनेशन से पहले उन्होंने पूजा की और वो वापस जब उस दिन पूरा मंदिरों के दर्शन कर रही थी बिरुलिया बाज़ार में, उस घटना के बाद जब हम लोग शिव मंदिर रायपाड़ा के आसपास थे तभी उन्होंने मीडिया से कहा कि दुष्कृति हुई, उनको चोट लगी और वो तुरंत कोलकाता के लिए निकल गई। तो आज उस पहली सभा को लेकर हमको बेहद उत्सुकता थी, तमाम लोगों को उत्सुकता थी, क्योंकि ममता बनर्जी वापस नंदीग्राम से अपनी उस लड़ाई को, जिस लड़ाई को अब ये माना जा रहा है कि बहुत कांटे की हो गई है और ममता बनर्जी बहुत एज पर नहीं दिख रही बल्कि एज पर आ गई हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। तो हमको ये लग रहा है कि इस पूरे चुनाव जब इसमें आज की सभा होगी तो उस दौरान कुछ बेहतर चीज़ होगी। हालांकि हम ये ज़रूर कह रहे थे कि आज कुछ नई चीज़ दिखेगी मंच पर, तो वो कुछ नहीं होगी। हालांकि जब वो ममता बनर्जी आई तो उन्होंने सबसे पहली लाइन उन्होंने कही कि ये सभा नहीं है। विकास जी, हाँ, उन्होंने कहा ये सभा नहीं है, ये चूँकि बसंत उत्सव पीछे लिखा हुआ था, और उन्होंने कहा कि सामने जो मेरे लोग हैं, ये नंदीग्राम मेरा घर है और मैं आप लोगों के लिए पूजा के लिए शुरू करना चाहती हूँ। मतलब मैं ये फिर इसलिए कह रहा हूँ, अभी तक की बातों की पृष्ठभूमि का मतलब ये था कि ममता बनर्जी जैसे ही नंदीग्राम में आज घुसी, चंडीपुर से 16 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा नहीं है, और जैसे ही वो घुसी तो उन्होंने सबसे पहले जो याद किया वो ईश्वर को याद किया। यानी मंच पर उनको भगवान याद आते हैं नंदीग्राम में बहुत ज़्यादा। हालांकि आजकल सब जगह आ रहे हैं, लेकिन यहाँ में भी बहुत विधिवत पाठ किया उन्होंने। हाँ, वो उनका उसी पर मैं आपसे जब बातचीत करेंगे तो मैं आपको सिर्फ, हम लोग ये बात कर रहे हैं चूँकि आप और मैं अलग अलग विधान उस पर थे रैली में, एक ही विधानसभा की। अब जब उन्होंने शुरू किया तो कहा ये सांस्कृतिक महोत्सव है, ठीक है। आज जो है मंच पर भगवान राम भी आ गए। हाँ, मतलब ममता दीदी के भगवान राम आज मंच पर आए, क्योंकि जिस अदिति मुंशी को जो उन्होंने टिकट भी दिया है, जो टॉलीवुड की इस बार बहुत सारे, मैंने कहा भी था कि इस बार जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई इंडस्ट्री वर्ग या जो समुदाय इस बार खुश हुआ इस चुनाव से तो वो फिल्मी सितारे हैं यहाँ बंगाल के, क्योंकि ममता दीदी ने भी भरपूर टिकट दिए, बीजेपी ने भी कसर नहीं की। जो ट्रेडिशनल नेता हैं जिन्होंने लाठी डंडे खाए हैं, कार्यकर्ताओं के काम किए हैं, वो बेचारे उनके लिए नारे लगा रहे हैं। तो उसी तरह से अदिति मुंशी की आवाज़ बड़ी वो थी, बड़ी मधुर आवाज़ में, और उन्होंने जो गीत गाया उसमें जय कृष्ण और जय राम दोनों का, राम राजा राम का जिक्र आता है। मैं उस समय सोच रहा था कि क्या ममता दीदी को वो बात याद है कि जय श्री राम हमारी उसमें नहीं है, कल्चर में हम सिया राम बोलते हैं और हम इस तरह से नहीं करते, जय श्री राम इस तरह का नारा है। और उसके बाद उस घटना के बाद उन्होंने पैडिंग कई बार करने की कोशिश की, वो नहीं कर पाई। तो आज मुझे लगा कि आज मंच पर टीएमसी के उनकी एंट्री हो गई, और जो उन्होंने कहा था गीत संगीत हुआ, भजन हुआ, पूरा भजन हुआ, और आज उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा।
तो ये भी मैं आपको एक बड़ी अहम बात बता देता हूँ। आश्चर्य की बात है कि हाँ, आज कलमा तो नहीं पढ़ा लेकिन उन्होंने। बिरुलिया में पढ़ा कि नहीं? नहीं, बेरुलिया में भी उन्होंने कलमा तो नहीं पढ़ा, लेकिन तमाम मुस्लिम लेखकों का जिक्र जरूर किया रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ। नहीं, उन्होंने और नजरुल इस्लाम का जरूर है। इस्लाम की पंक्ति को उन्होंने रखा, उसके बाद लगे हाथ उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर की एक पंक्ति जी। को रखा, उसके पहले दुर्गा सप्तशती के 2-3 श्लोकों को पढ़ा। लेकिन महेश्वर पाठ भी किया होगा। महेश्वर तो नहीं, दुर्गा सप्तशती। उसके बाद सभी देवी देवताओं को गोहराने लगी, हाँ। बाबा शिव को, हनुमान जी को, शारदा को, काली को, दुर्गा को, सबको। और उन्होंने उस बात का हवाला भी दिया कि जब मैं नॉमिनेशन के लिए आई थी तो मंदिर मंदिर घूमी थी। अच्छा, आज उन्होंने बताया वो बात? हाँ, कि मंदिर मंदिर में घूमी थी। और काफ़ी आश्चर्य है धीरेन्द्र जी, बिरुलिया के मंच पर जब ममता बनर्जी थोड़े विलम्ब से पहुंची, क्योंकि दूसरी जगह वो वहीं जहां हम लोग थे वहां उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। लोग वहाँ बैठे बैठे ऊब गए थे, तो ऊब गए थे लोग, जाने भी लगे। बाद में मंच से लोगों ने हाथ लोगों को जोड़ जोड़ कर कहा कि कृपया आप लोग बैठे रहें, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, ममता दीदी आने वाली हैं। सभा से लोग, औरतें उठकर जाने लगी थी, किसी तरह उन्हें बैठाया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि 3000 के आसपास की भीड़ वहाँ थी, एक छोटे से मार्केट के अंदर वो सभा थी। और जब ममता बनर्जी मंच पर आई तो आने के साथ ही मैं उस पर आपकी बात इसलिए आऊँगा क्योंकि हम लोग इसको, मैं रायपाड़ा की बात के बाद आप तक आता हूँ, बिल्कुल, ताकि हम लोग ये देख सकें कि इस सब चीज़ का मतलब क्या है। हम उनकी सभा को नहीं हमारे लिए नज़र है, हमारा मतलब ये है कि ममता दीदी जिस तरह से इस समय रिएक्ट कर रही हैं, वो नंदीग्राम का इम्पैक्ट है या नंदीग्राम में पड़ा हुआ इम्पैक्ट है, और क्या वो यहाँ के बंगाल के चुनाव को अब एक दिशा देने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये एक मंच है जिसमें मैं इन लोगों के साथ, और आज बसंत उत्सव है, उस पर डोला सेन ने उनकी आवाज़ को, अब मुझे किसी भी भद्र महिला है तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी आवाज़ में भी हम लोगों ने सुना 2-3 उन्होंने बांग्ला में कहा। और उसके बाद फिर ममता बनर्जी ने शुरू किया बोलना मंच से, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं, और उन्होंने सबसे पहले नंदीग्राम को संग्राम की ज़मीन बताते हुए फिर शुरू किया कि उस दिन उस तारीख को क्या हुआ था। मैं हॉस्पिटल में थी, फिर मैं वहाँ से आई, और उसके बाद यहाँ किस तरह गोलियाँ चलाई गई, और उसके बाद तामलुक किस तरह वो रुकी, साड़ी कैसे बदली है, शायद ये तमाम जिक्र उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने मंच से फिर वही शुरू किया कि पाठ, उससे पहले महेश्वर भगवान श्री कृष्ण का, और उसके बाद भगवान शिव के शोध, उसके बाद माँ काली को, और बीच में उन्होंने फिर चंडी पाठ का वो कुछ हिस्सा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, फिर वो वापस आई, जबकि उनको राजनीति की बात नहीं करनी थी। मुझे ये लग रहा है इस पूरी बातचीत में कि वो विचलन की दिशा में थी। वहाँ वो एक स्ट्रेटजी को कैसे फॉर्म करना है पहले तय करती हैं, और फिर रो में आ जाती हैं, फिर वो वापस चली जाती हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह बोलता है, गृह मंत्री उन्होंने बोला कि बोलता है 26 सीट मिलने का, तो कैसे हुआ, क्या वो मशीन में ढुक गया? हाँ, क्या हुआ भी वो बात उन्होंने तो मैं यही उनकी बातों को देख रहे हैं कि वो लगातार वो मशीन में ढुक गया था। तिष्ठा क्यों नहीं बोला है? हाँ। उनको तिष्ठा कैसे मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें ये बताने की कोशिश कर रही हैं। और फिर उन्होंने अपनी स्कीम्स बताई, यानी मंच पर से पूरा राजनीतिक भाषण था। लेकिन इस सब में जो सबसे अहम बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वो छोटा ग्राउंड है, रायपाड़ा का ग्राउंड कोई भी आदमी जाके देख सकता है। ये एक मेला ग्राउंड है, छोटा मेला ग्राउंड है, शिव मंदिर है, अंदर जाकर है, बिजली हाइडल का ऑफिस है, उसके बराबर से जाकर वहाँ सामने। लेकिन वो मैदान पूरा भरा नहीं था, और पूरा नहीं, उसके 2 ब्लॉक पूरे खाली थे। ये बड़ी आश्चर्य की बात इसलिए है विकास जी, क्योंकि ये चोट लगने के बाद जो सिंपैथी की बात और जो आपका कनेक्ट की बात की जा रही है, और वहाँ महिलाओं की तादाद ठीक थी, लेकिन जो बाकी सब पुरुषों की संख्या थी वो उस तरह की नहीं थी। चूँकि यहाँ मुझे ये बात इसलिए लग रही है कि ये उस तरफ है जहाँ बहुसंख्यक आबादी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा चिंता का विषय मुझे लगता है कि इसीलिए वहाँ आज बिल्कुल नहीं हुआ, कलमा नहीं पढ़ा गया, वरना अभी वो मंच पर है, वो बिल्कुल लगातार है। क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा हुआ चुनाव है। मैंने आज एक रैली भी देखी मीनाक्षी की, और मीनाक्षी की रैली को हम लोगों ने देखा, और उस रैली में यही कोई 100-200 मतलब जो एक नॉर्मल जो सड़क पर वो कर रही थी उसमें होली खेलते हुए, तो उन्होंने कहा कि 5 दिन यहाँ रहना किसी मुख्यमंत्री का ये सवालों के घेरे में तो कर देता है। और हम लोगों ने भी कई बार देखा है, हम लोगों ने इतनी बार में देखा है। आपको शायद कोई मुख्यमंत्री याद आता हो तो आप मेरे साथ शेयर करेंगे। मुझे भी ऐसे अनुभव कभी नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री जो होता है
तो वो अपने क्षेत्र में सबसे कम जाता है, एक वो कम जाकर वो संदेश देता है कि देखिए जनता में मैं कितना लोकप्रिय हूँ, मेरी क्षेत्र की जनता मुझसे कितना प्यार करती है, और एक बयान दे करके आ जाता है कि तो यहाँ चुनाव जनता ही लड़ रही है। जी बिल्कुल, यही सबसे पेट डायलॉग है। सबसे पेट डायलॉग वही होता है कि यहाँ तो जनता चुनाव जनता ही लड़ रही है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आप देखें कि 5 दिन यहाँ रहेंगी। उन्होंने खुद कहा कि 31 तारीख को वो यहाँ की रैली में बिरुलिया बाजार की कि वो सिलीगुड़ी जाएंगी वहाँ, और बाकी फिर 1 तारीख को यहाँ मौजूद रहेंगी, यानी डेरा डालकर कैंप वो कर रही हैं 5 दिनों तक। ये अपने आप में पूरे राजनीति की कहानी को बयां कर देता है कि 5 दिन तक एक विधानसभा में जहां से वो खुद प्रत्याशी हैं एकदम कैंप करके रह रही हैं। इसका मतलब उनको तनाव तो मिल ही गया है, उनको एहसास हो गया है कि स्थिति सामान्य नहीं है। और इतना जानिए कि जो मेरा अनुभव है, आपका जो अनुभव है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने बहुत गहनता से इस पूरे इलाके को देखा है कि दोनों लोगों के लिए स्थिति अब सहज नहीं है, चाहे वो ममता बनर्जी हों या अधिकारी हों, क्योंकि उनको भी अब परोस कर थाली में मिलने वाला नहीं है। और ममता बनर्जी भी जिस सोच में थी कि उन्हें चुनाव लड़ जाएंगी और बिल्कुल पूरी नंदीग्राम की जनता बिछ जाएगी और वो चुनाव जीत जाएंगी और सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा ममता बनर्जी के साथ भी होने नहीं जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ वो 5 दिन तक कैंप कर रही हैं, सारी बीती हुई कहानी को बता रही हैं, अपनी भूमिका को बता रही हैं कि क्या उनकी भूमिका थी, उनकी वजह से कैसे ये आंदोलन धार पकड़ा, कितना उन्होंने कष्ट सहा। यानी जिस रैली में आप थे, जो भी आप सुने होंगे, बस इतना मान के चलिए कॉपी और पेस्ट बिरुलिया में भी। एक और चीज़ जो आपने मुझे बताई, जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, वो मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को क्या कहा, जो आपने अभी एक बात का जिक्र किया था जिसमें कि आपने कहा उन्होंने बिरुलिया में उस घटना को लेकर वहाँ के लोगों को निर्दोष करार दिया। ये बड़ी चीज़ हो सकती है। बहुत मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि बताएं जब वो घटना घटी उसके बाद क्या माहौल बना पूरे देश में, क्या संदेश देने की टीएमसी की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ इसी के ऑफिस तक गए, शिकायत आयोग तक पहुंच गया कि हमला हुआ, इसकी जांच कराई जाए और तमाम तोहमत मढ़े गए। दूसरे चुनाव में ऐसा होता है, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, कोई नई बात नहीं है, वो उनका जॉब है, वो लोग करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हकीकत को परे रख करके तमाम बातें कही गई, आज ममता बनर्जी ने सबसे खुद ही पर्दा हटा दिया। मंच पे आने के साथ उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और शुरुआत यहीं से की कि वो घटना जो घटी उसके बाद हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि उसकी हकीकत क्या थी आप लोगों को बताएं। और पहले कहा कि इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं, यानी नंदीग्राम की जनता का कोई दोष नहीं, आप लोगों ने उल्टा मदद की। वो एक हादसा था, मुझको समझ नहीं आया कि यहाँ पर क्या है नहीं है। उल्टा यहाँ के एक नौजवान ने उन्हें ला करके बर्फ़ दिया, जिस कोने वाली दुकान जो मिठाई की दुकान थी वहीं उस लड़के ने बर्फ़ दिया, जिसको वो लगाई तो बहुत उन्हें राहत मिला। यानी खुद पूरी घटना से उन्होंने पर्दा उठा करके ये बता दिया कि ये कोई साजिश नहीं था, किसी ने हमला नहीं किया था, वो एक सामान्य हादसा था जो एक लापरवाही के कारण हुआ था, क्योंकि वो जानकारी नहीं थी कि वहाँ पर लोहे का गार्डर लगा है या पुल लगा है। तो आज खुद ही पर्दा उठा दिया। तो सवाल इसमें उठता है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, 10 साल से सूबे की मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी की सुप्रीमो हैं, संवैधानिक पद पर भी हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनके बयान में गंभीरता होनी चाहिए, पार्टी के प्रवक्ताओं से लेकर के नेताओं तक के बयान में गंभीरता होनी चाहिए। आखिर सब कुछ जानते हुए माहौल क्यों बनाया गया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मालूम था कि नंदीग्राम की ज़मीन उनके लिए समतल नहीं रह गई राजनीतिक रूप से, इसलिए माहौल ऐसा बनाओ कि कुछ गेन कर सके, सिंपैथी ले सकें। लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज खुद ही उन्होंने उसे पर्दा हटा दिया कि एक हादसा था, इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, उनके अल्फाज थे। देखिए, हम दोनों इस घटना के साक्षी इसलिए हैं क्योंकि जब उस दिन बिरुलिया में मैं उनके साथ ही था, उस पूरे मंदिर दर्शन में साथ था, और जब उन्होंने कहा कि साहब दुष्कृति की गई है, जहाँ तक मुझे याद आता है उनके ये शब्द थे। आज उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने लास्ट में जो है 3-4 बार जय बांग्ला जय बांग्ला जय बांग्ला, क्या उस तरह भी हुआ? बिल्कुल, लास्ट में उन्होंने कहा कि एक मेरा स्लोगन, जब को सब जय हिंद हो गया, वहाँ पर आश्चर्य की बात कि वंदे मातरम भी हुआ। लास्ट में उन्होंने कहा कि एक मेरा स्लोगन है, बांग्ला में उन्होंने बोला कि उसके बाद जय बांग्ला जय बांग्ला जय बांग्ला। आश्चर्य की बात है कि जब वो रैली ख़त्म हो गई, ममता बनर्जी चली गई, जब हम लोग लौट रहे थे तो उनकी रैली में शामिल हुए कुछ लोग खड़े होकर बात कर रहे थे कि ये तो स्लोगन बांग्लादेश का है, आखिर ममता बनर्जी इसको जय बांग्ला यहाँ क्यों कहलवा रहे हैं? आप खुद कह रही हैं और लोगों से भी कहलवा रही हैं, ऐसे नारे तो बांग्लादेश में लगते हैं, क्या उसको ये बांग्लादेश बनाना चाहती हैं? तो
तो इस तरीके की चर्चा भी लोगों में है उनके इस नारे के ऊपर, और यहाँ वो बहुत प्रमुखता से इस नारे को लगवाई। देखिए, इस तरह का कोई राजनीतिक फील्ड, मतलब इस तरह की कोई राजनीतिक इक्विपमेंटशिप हम लोगों ने इतने दिनों में नहीं देखी है कि कोई मुख्यमंत्री जो अकेला इस तरह की घोषणा करे कि मैं एक सीट से लड़ूंगा और उस सीट का बिना ग्राउंड एनालिसिस किए करे, उसके बाद वो उस तरह की ग्राउंड की जो सिचुएशंस हैं उनको स्टडी ना करे, जो अपने रणनीतिक सलाहकार जो उनके हैं प्रशांत किशोर जैसे लोग, उनसे भी शायद सलाह नहीं करें। और इस तरह को आपने कैसे मतलब एनालाइज़ किया, क्योंकि ममता को आप आज से नहीं देख रहे हैं, 2011 का चुनाव तो कवर किया ही है आपने और संसद से तो आप देख ही रहे हैं, तो कैसा लगा? देखिए, मैं बहुत विचार किया इस पर कि आखिर ममता बनर्जी ने क्यों ऐसा कदम उठाया, क्योंकि वो शुभेंदु अधिकारी को, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी सिर्फ उनके दाहिने हाथ नहीं थे, उस टीएमसी के वो शिल्पकार थे, मुख्य रणनीतिकार थे। ये पूरा जो इलाका है जहाँ अभी हम लोग बैठे हुए हैं शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव क्षेत्र का है। उनके पिता से, उनके पिता पर पूरे उस खानदान की आप बात कर लें, हर व्यक्ति राजनीति में उस कमोबेश उस परिवार से है, कोई कहीं से प्रभावी है, कोई कहीं से प्रभावशाली। तामलुक से भाई सांसद है, कांति से पिता सांसद है, चेयरमैन उनके डिस्ट्रिक्ट, भाई छोटा भाई है, और उसके बाद परिवार वालों का गिनती नहीं, और 65 लगभग पोस्ट वो होल्ड करते थे जब वो थे। तो अब ममता बनर्जी जो ये कदम उठाई कि एक बार जैसे पता लगा कि अब शुभेंदु अधिकारी तो भाजपा में चले गए, बीजेपी में चले गए, अब तो उनके खिलाफ हैं, और जब दोस्त दुश्मन बनता है तो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ने सबक सिखाने के लिए और तमतमाहट में ऐसा कदम उठाया होगा। ये एक मैच्योर सधे हुए राजनीतिज्ञ का कदम मुझे नहीं लगता है। ठीक है कि वो बहुत लोकप्रिय है, ममता बनर्जी की लोकप्रियता को कम करके नहीं आंका जा सकता है, आज भी उनकी सीधी कनेक्ट है। हाँ, सीधी कनेक्ट है। और आज जब वो आई थी बिरुलिया में, तो आज उनके भाषण का अंदाज मुझे थोड़ा सा अलग लगा, जैसे कि वो जनता से अपने को कनेक्ट करना चाह रही थी, बातचीत की भाषा में वो बातें कह रही थी। हालांकि 10 मिनट के बाद वो अपने पुराने तेवर में उतर गई, लेकिन शुरुआत उन्होंने बातचीत की भाषा में किया था। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं उसमें मैं एक चीज़ जोड़ रहा हूँ, आप उसको पूरा करेंगे, क्योंकि आज जब मैं देख रहा था सामने भीड़ से, वो महिलाएं देख उनको बड़ी श्रद्धा से रही थी जैसे देखती हैं, लेकिन आज उनकी आवाज़ पर तालियां की गूंज उस तरह नहीं थी जो उनके मंच पे भाषणों में होती है, जो उस तरह से। ये क्या एक मतलब मुझे क्या बिरुलिया में ऐसा लगा कि जब वो कर रही थी तो जिस तरह से उनकी आवाज़ वापस आ रही थी, जो इको वापस आनी चाहिए, उस तरह का मुझे यहाँ रायपाड़ा में नहीं दिखा। ये मैं कहने ही वाला था, आपने सवाल ये पूछ दिया कि महिलाएं वहाँ थी अधिक, जो जितने भी लोग उसमें शामिल थे उसमें मुझे दिखाई दिया कि 80% तो महिलाएं थी, और सभी लोगों को कैप लगा करके, पटका पहना करके बाज़ाब्ता बैठाया गया था। छोटा ग्राउंड था, उसमें से बैठाया गया था लोगों को। ममता बनर्जी के आने के वक्त भी जब मंच से नारे लग रहे थे, तो जिस तरह की तालियां बजनी चाहिए वो ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। बड़े शांत भाव से लोग बैठे रहे कि यहाँ आए हैं तो चलो सुनना है, बैठे हैं तो बैठना ही पड़ेगा, इस तरह के भाव लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। जब वो लोक लुभावन बातें करनी शुरू की कि आप लोगों को मालूम है कि कोलकाता में मेरे घर पे एक CMO ऑफिस है, CMO बनाया है हमने, मैं रहूँ न रहूँ कोई आता है, उसका काम होता है, अगर मुझको आप लोगों ने यहाँ से जिताया और मैं मुख्यमंत्री बनी तो इस नंदीग्राम में एक CMO होगा, जहां आपको 24 घंटे किसी भी काम के लिए पहुंचेंगे तो आपको सुविधा वहां पर मिलेगी। इस तरह की बातें कि हम एंड्रॉयड फ़ोन सभी को देंगे, किसानों को 10,000 रुपये देंगे, तमाम तरह की घोषणाएं ममता बनर्जी ने वहां से की। किसी पर कोई ताली नहीं। ताली मंच पर ममता बनर्जी के पीछे जो वहाँ के मंडल के अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष थे, वो लोग ऐसे ऐसे इशारे करते थे, तो किनारे किनारे जो उनके वर्कर्स खड़े थे वो चिल्लाना शुरू करते थे और ताली बजाते थे। बीच में जो महिलाएं थी, जो मुख्य श्रोता थी, जिनकी संख्या 80% थी, उसमें से 10-20 लोग तालियां जरूर बजाते थे, बाकी तो सब शांत भाव से ममता बनर्जी को सुन रहे थे। ये मेरे लिए भी हैरानी की बात है, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ आने के बाद 9 तारीख को जब वो शायद यहाँ पहली बार पहुँची थी और उन्होंने एक रैली यहाँ की थी, वो रैली नहीं, उसको भी उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन का करार दिया था, और वो उस हिस्से में थी जहाँ माइनॉरिटी की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जो भीड़ का जोश था, जो वो चीज़ें थी, वो एक अलग जोश था। आज मुझे वो जोश नदारद दिखा। बिरुलिया बाज़ार में आप बता रहे हैं, क्योंकि वहीं से बिरुलिया बाज़ार अहमदाबाद की तरफ जाते हुए ऐसा धीरेन्द्र जी लग रहा था कि जैसे लोग ड्यूटी करने आए हों, कि चलो अब आ गए हैं, बैठे हैं, ममता दीदी को आना है तो भाषण सुन लेते हैं। कहीं कहीं जब पीछे से ताली बजाने का इशारा होता था या कुछ कार्यकर्ता बजाते थे तो ज़रूर कुछ लोग ताली बजा देते थे, लेकिन महिलाओं के बीच से तो ना कोई नारा लगा, ना कोई खुलकर तालियां बजी। हाँ, कुछ ममता बनर्जी ने जोक्स सुनाए बांग्ला में, उस पर महिलाएं हंसी ज़रूर ठठाकर,
और कुछ एक आध जो कार्यकर्ता महिलाएं उनकी बीच बीच में बैठी थी, उन लोगों ने शंखनाद जरूर किए, शंख लेकर वो घर से आई थी। अच्छा, इस तरह से यहाँ भी किया गया। और उसमें जो एक आवाज़ निकालते हैं, वो जो धार्मिक उसको वो बड़ा माइटी शुभ माना जाता है माइटी, बंगाल में। हाँ, या कुछ उसको बोला जाता है, मैं आउल उसको बोल बोलते हैं, मैंने हाँ। उल्लू की आवाज़ निकालते हैं वो ऐसे। कुछ उसको मतलब उल्लू की आवाज़ शायद नहीं कहते होंगे, कुछ शुभ उसका करते हैं, क्योंकि आउल वो बोल बोलते हैं इधर। उस कुछ ऊपर से कुछ बोल रही थी, मुझे याद है, अदिति मुंशी। और उन्होंने काफ़ी सारे गीत भी सुनाए, उन्होंने कई सारे गीत सुनाए। और वो सारे, एक और उन्होंने, ममता दीदी ने उस समय उनके हाथ में एक भगवान शिव की मूर्ति को उन्होंने, जो यहाँ उनके अब मुख्य पोलिंग एजेंट है सूफियान, जिसको लेकर काफ़ी लोगों में एक रोष, जो यहाँ के पुराने कार्यकर्ता थे उन लोगों में है। एक, अब आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, मुझे लगता है कि बेहतर होगा आप इसके बारे में बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कहा कि भाई आप चाहें तो परिवर्तन यहीं से कर सकते हैं। क्या ये बीजेपी को कुछ उत्साह मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ से? नहीं, बीजेपी की जो रणनीति है, उत्साह है, बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अगर कमांडर मैदान में गिर गया तो बाकियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। इसलिए आज अमित शाह का जो बयान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक नंदीग्राम ही बंगाल में परिवर्तन ला सकता है। नंदीग्राम में परिवर्तन कर दीजिए, बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। उनके बयान का मतलब यही है। यानी जो कमांडर है, ममता बनर्जी हैं, उसको ग्राम में अगर हम हराने में कामयाब हो गए, यानी बीजेपी हरा दी, यानी शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया, तो बीजेपी की मनोवृत्ति यह है कि अगर बाकी जगहों पर हम लूज भी कर जाते हैं, 1 मिनट के लिए सत्ता नहीं भी आती है, अगर ममता बनर्जी को हरा देते हैं तो उनकी जीत होगी। और यहाँ अगर ममता बनर्जी को हारते हुए, या ममता बनर्जी लाचार हैं, हार सकती हैं, ये मैसेज देकर के दूसरे जगह पे वो फ़ायदा उठा लेना चाहते हैं। हम निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा भी कि लोगों में अगर ये संदेश चला गया। देखिए, पहला फ़ायदा तो, मैं आपकी बात फिर आप उसको पूरा कीजिएगा, पहला तो फ़ायदा मुझे लगता है कि 5 दिन आपने उन जैसी एक नेत्री को, जो अलग अलग फील्ड में जाकर, और ख़ास तौर से 2nd 3rd फेज़ के 4th फेज़ के इलाकों में अभी से एक आंधी उठा सकती थी। मतलब कम से कम अपने समर्थकों को जो अभी उनके पास है, उनके तो उनको रोक लेना, पहली कामयाबी तो बीजेपी ने हासिल की। बिल्कुल, उनको बीजेपी ने 5 दिनों तक बैठा दिया नंदीग्राम में। ममता बनर्जी को शायद एहसास नहीं है क्या कि बीजेपी की रणनीति ने, बीजेपी की फेंसिंग ने, जो पॉलिटिकल फेंसिंग है, ममता बनर्जी को घेर दिया 5 दिनों तक नंदीग्राम। पता नहीं 5 दिनों में ममता बनर्जी ने कितने विधानसभा क्षेत्र में जाती। आप देखें कि यहाँ वाजिब बात यह है कि बड़ी गैर बराबरी की लड़ाई दिखाई देती है। बीजेपी की ओर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और कैलाश विजयवर्गीय तक, और इसमें हिंदू जागरण मंच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, सीमा जागरण मंच, जो बॉर्डर पे काम करते हैं, संघ की एक संस्था है, बहुत अच्छा काम करते हैं लोग, सीमा जागरण वाले। इन लोगों के कार्यों को अलग रखिए। आप देखें कि इनका एक एक कार्यकर्ता, दूसरे राज्यों से बुलाकर ड्यूटी पर लगाए गए कार्यकर्ताओं को भी देखिए, हजारों की संख्या, जिसको ममता बनर्जी बार बार बोल रही हैं कि गुंडे लाए गए हैं। हाँ, आज उन्होंने ये भी बोला कि वर्दी में पहन के यूपी के और उसके पुलिस की वर्दी, और उन्होंने कई सारी चीज़ें ऐसी बातें यहाँ भी उन्होंने बिरुलिया में भी कही। और एक तरफ अकेली ममता बनर्जी दिखाई देती हैं, जो अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक का यहाँ है। अगर वो यहाँ नहीं रुकती तो बाकी जगहों पर प्रचार करती। तो बीजेपी को पहली सफलता यहाँ कि ममता बनर्जी को एक जगह बीजेपी ने घेरने में कामयाब रही। तो बीजेपी की रणनीति, मुझे लगता है कि शायद ममता बनर्जी अब एक परेशान बच्चे की तरह हैं। एक स्थान पर केक है, कहीं पे टॉफ़ी है, चॉकलेट है, लॉलीपॉप है, किसको पहले उठाएं। छोटे बच्चे के साथ बड़ी असमंजस की स्थिति होती है। लेकिन मुझे लगता है कि विकास जी, कहीं ऐसा तो नहीं है थोड़ा सा ममता जी को लेके लाइट एनालिसिस हो पा रहा हो, क्योंकि उन्होंने अभी तक जब भी वो चक्रव्यूह में घुसी हैं, हमेशा एक महारथी की तरह 7 दरवाजे तोड़ के निकली हैं। इस बार कौन से दरवाजे पे फंसती दिख रही हैं? ये देखिए, ये बात बिल्कुल सही कहा। अगर वो महारथी नहीं होती तो सीपीएम जैसी पार्टी से लालगढ़ को गिराने में ममता बनर्जी ही कामयाब हुई। कभी कांग्रेस इतनी ताकतवर थी, वो बंगाल में कामयाब नहीं हुई। ममता बनर्जी ने ही जड़ से उखाड़ा उनको, और अपने दम पे उखाड़ा, और 10 साल से वो हुकूमत भी कर रही हैं। तो ममता बनर्जी की लोकप्रियता को भी कम करके नहीं आंक सकते हैं, ममता बनर्जी की रणनीति को भी कम करके नहीं आंक सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 10 साल तक कोई शासन करे और उसके पास कार्यकर्ता ना हो, उसके बूथ पे कार्यकर्ता ना हो, उसके पास कोई संगठन ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो एक बेचैनी दिखाई दे रही है, नंदीग्राम में आकर कैंप कर जाना, 5 दिन तक रहना, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि
इसको अगर हम लूज कर गए तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। आज मुझे कई बार लग रहा है कि वो बीजेपी की चीज़ों को दोहराती हुई दिख रही हैं। ये कभी भी मुझे लगता है कि बहुत ही कमज़ोर रणनीति मानी जा सकती है। जैसे आज उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर पाठ किया था, मतलब पाठ कहना शायद शब्द गलत होगा, उन्होंने जो जन गण मन अधिनायक के पढ़े थे, बंग सिंधु वाले जो पद उन्होंने पढ़े थे, उसी को आज उसी जैसे ही उन्होंने कहा। उन्होंने गुरु रविंद्र का नाम लिया और उन्होंने फिर नजरुल इस्लाम को कहा, और वो दो चीज़ों में कंट्राडिक्ट करती दिख रही थी उसी मंच पर। उसी पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे उन्होंने ये कहा कि क्या रविंद्र सिर्फ बंगाल के हैं, क्या नजरुल इस्लाम सिर्फ बंगाल के कवि हैं, क्या महात्मा गांधी सिर्फ गुजरात के हैं, वो हमारे सबके पिता हैं, वो सबके विश्व कवि हैं। तो ऐसे में वो दूसरे राजनेताओं को बहिरागत कैसे कह पा रही हैं? क्या ये एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्शन नहीं लगता? ये कंट्राडिक्शन तो है, क्योंकि देखिए, लेकिन यहाँ की राजनीति आप बखूबी जानते हैं, मैं भी समझता हूँ कि जो एक भाषाई या आधार पे पहले राजनीति की गई और बीजेपी कहा गया कि ये तो हिंदी बोलने वालों की पार्टी है, वो बंगाल में उनका क्या लेना देना। आज भी ममता बनर्जी के एक जगह बोलते बोलते भाषण में वो बोल ही गई, कहने का मतलब कि ये लोग क्या जाने कि बंगाल क्या है। जय बांग्ला का नारा भी ये नया उन्होंने ये अब इसी विधानसभा चुनाव में जय बांग्ला के नारे को गढ़ा है, इसी विधानसभा चुनाव में, और इसके पीछे कई वजह लोग बता रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, इसी चर्चा में पहले कहा कि ये जो नारा है वो बांग्लादेश में लगता है, तो लोग कह रहे हैं कि एक माइनॉरिटी अपीजमेंट का तुष्टिकरण की एक नई रणनीति है ममता बनर्जी की, एक नया फार्मूला वो निकाली है कि जो घुसपैठिए उधर से आए हैं या जो बांग्लादेश के साथ जिनकी सिंपैथी है या जो मुस्लिम्स वोटर है, उसको लगे जो ग्रेटर बंगाल की बात तो ममता करती हैं, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है और हम भी शामिल हैं, इसलिए जय बांग्ला के नारे लगवा रही हैं। लेकिन बहुसंख्यक जनता को ये काफ़ी नागवार गुजर रहा है। मैंने तमाम लोगों से बातें की हैं, लोगों को टटोलने की कोशिश की कि जय बांग्ला का क्या मतलब है, तो लोग बहुत तो नहीं बोले। अच्छा, ये इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जब हम किसी नेता की लोकप्रियता को लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसकी हर बात हमको अच्छी लगती है। याद होगा कि भाईचारा, याद होगा जब आपको रामलीला मैदान पे दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको मुझे लगता नहीं कि सुर और या उसके बारे में कुछ होगा, लेकिन उन्होंने मंच से गाया और लोगों ने, हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ उसको सुनती रही और साथ में गाती रही। तो कुछ ऐसा नहीं होता जब कोई नेता नज़र से उतरता है तो उसकी काजी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती हैं। हम बिल्कुल, जैसे देखें कि आपको याद होगा कि जब बीपी सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, जो उसके पहले जब उन्होंने राजनीति शुरू की तो इस देश के लगभग लोग उनके दीवाने थे और बीपी सिंह के खिलाफ कोई कुछ सुनना नहीं चाहता था। लेकिन जब उसी बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की बात कही और जो मंडल कमीशन सामने आया, तो जो लोग कभी उनके लिए जान देने की बात करते थे, वो लोग पुतले फूंकते हुए नजर आए थे। तो हर नेता का एक होता है साइकिल, हाँ साइकिल आता है और उसके पीछे लोग दीवाने होते हैं, उसकी हर बात उसे अच्छी लगती है। जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, जहाँ जाए मोदी मोदी, इस बंगाल में मोदी 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 भाषण देते हैं। बहुत कम समझते होंगे लोग, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो बिल्कुल हिंदी नहीं जानते हैं, वो क्या मोदी को समझ पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी मोदी का एक औरा बना है कि नहीं, मोदी ठीक काम कर रहे हैं, तो जो बोला होगा वो सही ही बोला होगा, बेशक हम समझ नहीं पाए। तो एक साइकिल होता है, आता है। और जहाँ तक रहा सवाल ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी को कम करके आंकना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी फाइटर है। आप देखें शुरू से, और अपने दम पे वो चुनाव लड़ती रही हैं, 2 बार से सरकार बनाती रही हैं। लेकिन इस बार जो एक इससे पहले जब हम लोगों की चर्चा हुई थी, जिस पे आपने बहुत विस्तार से बात किया था, कि इस बार ममता बनर्जी आखिर हर जगह चंडी पाठ क्यों कर रही हैं, उन्हें शिव भोले भंडारी क्यों याद आ रहे हैं। वही ममता बनर्जी है ना कि जिन्होंने विसर्जन को रुकवा दिया था। आज भी तमाम जगहों मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, आज भी गवाही देती हैं, क्योंकि धार्मिक कानून के मुताबिक, धार्मिक स्थिति जो नियम है कि अगर अपने समय पर मूर्ति का विसर्जन नहीं हुआ तो फिर अगले साल करेंगे, जब नई मूर्ति ले आएंगे तो तमाम मूर्तियां आपको प्रतीक्षारत दिखाई दे देंगी। हाँ, वो बहुत सारी रखी दिखती हैं सड़क के किनारे। मैं उधर गया था कोलकाता में, मूर्तियां प्रतीक्षा में। क्या जिन लोगों ने उस मूर्ति की पूजा की होगी, जिस गांव में मूर्ति की स्थापना हुई होगी, लोग वो भूल गए होंगे? कतई नहीं। इस बार जो ममता बनर्जी को चंडी पाठ याद आ रहा है, शिव स्तोत्र पढ़ रही हैं, या तमाम जो बातें परिवर्तन, जो आपने कहा कि तो राजा राम भी उनके मंच पर आ गए, आज वो बसंतोत्सव में जाकर शामिल हो गई,
ये तमाम बातें इसलिए हो रही हैं कि उनको एहसास हो गया कि 10 क्या वर्षों बसंत उत्सव आपकी जानकारी में ये पहला है? क्योंकि मैं तो इसके बारे में इस नहीं। तरीके की बात तो मैंने कभी नहीं देखा। देखिए बंगाल में लोग इस आज का जो अवसर है वसंतोत्सव मनाते हैं, कृष्ण डोला निकालते हैं, जगह जगह पे लोग अपने इष्ट आज की मैंने देखा कि कुछ बच्चे आपको- लीलाएं भी हो रही थी। लीलाएं भी हो रही होंगी। और आज यहाँ एक परंपरा है कि इस अवसर पर लोग अपने अपने इष्ट की मूर्ति स्थापना करते हैं। ये नहीं कि जैसे काली पूजा के समय पूरे बंगाल में काली जी की पूजा हो रही है, इस मौके पे लोग अपने अलग अलग इष्ट की मूर्ति स्थापित करके और पूजा करते हैं। अच्छा, कभी शामिल इस तरह की रैली मैंने होली के दिन तो मैंने भी बहुत बार सुना। कभी नहीं ऐसा होता। चार एक दिन में ऐसा हो रहा हो। हाँ, 4 ऐसा हो रहा हो, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं घबराहट तो दिखाई दे रही है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि अब आसान न ममता बनर्जी के लिए है, ना आसान शुभेंदु अधिकारी के लिए है। बेशक अच्छा, एक तीसरा चक्र है मीनाक्षी मुखर्जी। ठीक है, उनके पास भीड़ नहीं थी, लेकिन मैंने जो देखा, जो उनके साथ जो उस दिन रैली में लोग थे, उनमें से 80% लोग माइनॉरिटी थे। तो क्या ये बात दीदी की घबराहट को कुछ ज़्यादा बढ़ा रही है? अगर माइनॉरिटी टूट गई तो फिर ममता बनर्जी को तो सबसे बड़ा नुकसान ममता बनर्जी को ही लेकिन हम होगा। नंदीग्राम की बात कर रहे हैं। नंदीग्राम में उनका 65,000, 60 से 65,000 वोट है बस। 60 से 65,000 वोट में से अगर आप अंदाज़ा लगाइए कि 80% तक ममता बनर्जी अगर लेने में कामयाब होती रही हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि तो अगर वो उसमें से अगर 40% भी टूट जाए तो नुकसान किसका होगा? क्योंकि 40 नहीं टूटेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 20% टूट जाए, 20% टूट जाए, और विधानसभा चुनाव में अगर 5% वोट भी, 2% वोट का भी स्विंग हो जाता है तो हार का अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। और बीजेपी तो मानकर चल रही है कि मुस्लिम का एक भी वोट उसे नहीं मिलेगा। वैसी राजनीति भी बीजेपी की नहीं है। तो वो जो मुस्लिम वोट अगर टूटता है, 2 ही वोट टूटे, 1 वोट टूटे, तो वो ममता का ही टूटना है। इसीलिए जो आज 100-150 लोग भी उनके साथ घूम रहे थे, मुझे लगता है वो भी बड़े कीमती ममता की नज़र में होंगे। अब तो कीमती सारे कार्यकर्ता हो गए हैं, क्योंकि आज तो मंच से वो तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं का नाम ले रही थी जो लोग शायद आज अपना नाम सुन के मंच से धन्य हो गए होंगे, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के तमाम नेता ढूंढते नजर आए जहाँ फला मंडल कहाँ है। ऐसी स्थिति मैंने देखी हुई बेरुलिया बाजार पे। तो अब चूंकि जो एक भगड़ मची थी उसका असर भी दिखाई दे रहा है, जो पोलराइजेशन हुआ है उसका भी असर। 14 साल में धान की कितनी फसल कट गई होगी काजी नंदीग्राम में? नहीं, बंगाल तो ऐसा राज्य है जहाँ धान काट के धान की खेती होती है। हम लोग जहाँ के हैं वहाँ तो एक फसल धान काटते हैं, सैकड़ों फसल आज तक धान की कट गई। 14 साल में अगर मैं 2007 की बात करूं, जिसके यादों को सहारा बनाकर या पुल बनाकर नंदीग्राम विजय का रास्ता देख रही हैं ममता बनर्जी, उसको उस नंदीग्राम में कितनी फसलें कटी होंगी 14 साल में? देखिए, यही सबसे बड़ी हैरानी की बात मेरे लिए है। मैं दूसरे तरह से देख रहा था कि एक जो व्यक्ति या महिला ममता बनर्जी नंदीग्राम जैसे आंदोलन को खड़ा करके सीपीएम जैसी पार्टी को चारों खाने चित करके बंगाल में हुकूमत में आ गई। अच्छा, एक बात मैं भूल गया था, उन्होंने ये भी कहा था कि उनसे गलतियां मतलब इस तरह की हुई हैं कि वो यहाँ सीधे ख्याल नहीं रख पाई। ये बात वहाँ मतलब जी बिल्कुल भी मैंने आपको पहले ही बोला ना कि कॉपी पेस्ट मानी है उसको, कि जो वहाँ बोली वहाँ यहाँ पर आकर उन्होंने दोहरा दिया कि मुझसे गलती हुई, बहुत समय नहीं दे पाई, लेकिन मैं यहीं क्यों, मेरे मामा का बाड़ी भी इसी इलाके में नंदीग्राम में पड़ता है। जब आंदोलन किया था तो मामा बाड़ी होते हुए रात को गांव के अंदर से मैं घुस के वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की थी। तो वो साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि नंदीग्राम उनका है। जैसे भूमिपुत्र कहा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी को, तो भी अपना बता रहे हैं। तो भी अपना बता रही हैं। और मुखर्जी कह ही रही हैं कि मैं यहाँ की हूँ। हाँ, यहाँ की हूँ। तो हर तरीके से वो साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि नंदीग्राम उनके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उनके तमाम पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि आज जो कुछ भी वो लोग दिखाई दे रहे हैं या पार्टी दिख रही है वो नंदीग्राम की वजह से है। और इसको ममता बनर्जी साबित करने की लगातार 1 घंटे तक भाषण दिया होगा उन्होंने, और उसमें से मुझे लगता है कि वो 50 मिनट तक नंदीग्राम पर बोलती नहीं। आश्चर्य की बात तो यही है कि जिस नंदीग्राम की वजह से वो सत्ता तक आई, सीपीएम को उखाड़ने में कामयाब रहीं, 2 बार मुख्यमंत्री रहीं, और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद उसी नंदीग्राम में आई, जिस नंदीग्राम से वो नेता बनी, वहीं पर उन्हें सफाई देने की जरूरत पड़ जा रही है। वो वहीं पर उन्हें याद दिलाना पड़ रहा है कि मैं इस नंदीग्राम आंदोलन के लिए मैंने क्या किया। अगर मैं एक छोटा सा आपसे सवाल पूछूं जिसके बारे में आपकी समझ या मेरी समझ होगी, कि क्या आपको लगता है कि नंदीग्राम में कोई साइकिल पूरा होने जा रहा है? कोई साइकिल ये से शुरू हुए वहाँ? हाँ, एक साइकिल पूरा होने की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतज़ार हम लोगों को करना पड़ेगा उस साइकिल के। मुझे लगता है कि 30 तारीख की रैली और रोड शो 2
एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए दो व्यक्तित्वों की लड़ाई होगी, जिस दिन अमित शाह भी वहाँ हों और ममता बनर्जी भी इसी में हों, तब कुछ सही आकलन हो पाएगा? जी बिल्कुल सही आकलन हो पाएगा। आप देखें कि जब सारे लोग होंगे, आमने सामने होंगे, ममता भी होंगी, बीजेपी के दिग्गज नेता भी होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि देखें, जैसा सब शुरू में ही आपने पूछा कि ममता बनर्जी जो नंदीग्राम में आई, इसकी वजह क्या हो सकती है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोला ना कि शायद तमतमाहट में और सबक सिखाने के लिए कि मेरे साथ रह के राजनीति सीखिए और मेरे साथ ये गद्दारी। आप देखें, एक और बात मैं बताना यहाँ चाहूँगा कि एक चीज़ मैंने और यहाँ पर फील किया कि जो मीर जाफ़र, गद्दार, और इसी नंदीग्राम में एक टीएमसी के प्रचार वाहन पर लाउड स्पीकर बज रहा था, उसमें तो लगातार शुभेंदु अधिकारी को चोर है, गद्दार है, चोरी करके भाग गया, गद्दारी करके भाग गया, या मीर जाफ़र है। ममता बनर्जी बोल रही हैं, उनके पार्टी के नेता बोल रहे हैं, उनके पार्टी के जो एकदम कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो बोल रहे हैं। मैं जितना घुमा हूँ कि आम जिसे वोटर कहते हैं, मतदाता कहते हैं, उसमें बहुत कम लोग हमें मिले हैं एक खास संप्रदाय के लोगों को छोड़ करके जो शुभेंदु अधिकारी को चोर कहे, गद्दार कहे और मीर जाफ़र कहे। कम से कम मुझे तो नहीं मिला, हो सकता है मैं वैसे लोगों के पास ना पहुंचा हूं, लेकिन जितने लोगों के पास पहुंचा, एक खास संप्रदाय के लोगों को छोड़िए, टीएमसी के चुनिंदा लोगों को छोड़िए, आम जनता चोर गद्दार कहने से परहेज कर रही है। तो आज की दो बातें हमको लगता है कि अब दर्शकों से हम लोगों को विदा लेने का समय भी आ गया, क्योंकि फिर हम लोग भी कल सुबह उनके लिए और कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करें। तो मेरा लगता है कि आज की दो बातें हुई, एक तो मंच पर राम आ गए और दूसरा नंदीग्राम आई तो भगवान साथ आ गए। दूसरे कि वो क्या हुआ था उस हादसे में, उसकी हकीकत भी सबके सामने ममता बनर्जी ने खुद रख दिया। ये खुद सबसे बड़ी बात उन्होंने मिरूरी में बोला कि नंदीग्राम में मुझ पर कोई हमला नहीं, ये एक हादसा था और लोगों ने बड़ी मदद की। और ये साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि किसी की कोई गलती नहीं, यहाँ के लोगों ने मदद की। वो बांग्ला में उन्होंने बोझा कि हमको बूझते नहीं थे कि यहाँ क्या है, नासमझी में इधर से हम गए और ये कि हादसा हुआ और चोट लगा, और उसके बाद कैसे वो कोलकाता पहुँची और कैसे डॉक्टर ने इलाज किया, तमाम बातें उन्होंने बताई। तो हम लोग फिर आज नंदीग्राम की ये जो उलझी हुई सियासत है उसमें मैं आपको, चूँकि मुझे अभी नहीं आता है कि हम किस तरह वो ट्वीट दिखा सकें, आज जब मैं पहुंच रहा था वहाँ उस रैली में रायपाड़ा की, तो मेरे सामने एक दूसरे से उलझे हुए कटआउट, पोस्टर, बैनर जो शुभेंदु और ममता बनर्जी, बीजेपी और टीएमसी दोनों के थे। तो उस वक्त मुझे यही ख्याल आया कि सिर्फ नेता उलझे हुए नहीं हैं, सिर्फ वोटर उलझा हुआ नहीं है, सिर्फ झंडे बैनर नहीं उलझे हुए, सारे पत्रकार भी उलझे हुए हैं, क्योंकि नंदीग्राम का संग्राम महासंग्राम है। तो फिर कल तक के लिए अलविदा, नमस्कार।